हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस जोन टेक्निकल यूट्यूब क्लासेस। और आप यहां पर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और साथ ही आप यहां पर ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। अभी 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है, इस पर एनसीएल और इसरो वीएसएससी के जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम जो हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। और इस पे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर ट्रेड के सभी स्टूडेंट आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आने वाले एग्जाम जो है एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर, बीएचईएल, सेल, डीआरडीओ आदि जो भी टेक्निकल एग्जाम होने वाले, उन सभी टेक्निकल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सीरीज बनाई गई है, जिसको अगर आप वाई करना चाहते हैं तो वाई करने के लिए आपको नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक पर आपको क्लिक करना है। वहाँ से आप पर्सनल नंबर पे जाके व्हाट्सअप करके, कॉल करके आप इसको क्या कर सकते हैं, वाई कर सकते हैं। चलिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने इसके करवा चुका हूँ, लगभग 125 क्वेश्चन इस सीरीज के हो चुके हैं। और 125 क्वेश्चन में अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो 1000 क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप 1000 क्वेश्चन की सीरीज को एक क्वेश्चन से वॉच कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको मिलने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रोवाइड होने वाले हैं। तो ये आप लोगों के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ही बेहतरीन 1000 क्वेश्चन सीरीज होने वाली है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा 6वें नंबर का जो वीडियो है, उस वीडियो पे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 126 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऐसे वर्क पीस को पकड़ने के लिए किया जाता है जिसके व्यास की मशीनिंग उसके खोल और वोल के संकेंद्रित करती हो? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर सक वर्क पीस टू होल्ड द डायमीटर ऑफ विच डज मशीनिंग कॉन्सेंट्रेट इट्स होल एंड बोर? ऑप्शन हैं फेस प्लेट, 3 जाचक, 4 जाचक या फिर मैंड्रल। ये आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन पे आपका पूछा गया है कि कोई भी ऐसे जो जॉब जो कि क्या होते हैं, हॉलो होते हैं। हॉलो का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा, आपकी जो पुल्ली होती है वो क्या होती है, आपकी हॉलो होती है। तो ये हॉलो पुल्ली में अगर हमको इस वाले फेस पे क्या करनी होती है, टर्निंग करनी होती है या फिर फेसिंग करना होता है। यहाँ पे हमको प्लेन टर्निंग करना होता है या फिर कोई भी ऑपरेशन करना होता है इसके फेस पर। ये आपका क्या होता है, ये फेस होता है आपका। इसके फेस पर अगर आपको कोई भी ऑपरेशन करना होता है तो हमको पुल्ली को कहाँ पकड़ना पड़ेगा, इसके सेंटर में, इसके कॉन्सेंट्रेशन में क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन में पुल्ली को पकड़ सकते हैं या फिर जिसके व्यास की मशीनिंग उसके होल बोर के संकेंद्रित करती हो? तो यहाँ से हमारा आंसर जो निकल कर आता है वो जाता है हमारा क्या, मैंड्रल। मैंड्रल एक ऐसा टूल है जिसके जो कि हॉलो जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका ये कुछ टाइप मैंड्रल होता है। और मैंड्रल के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है। सबसे पहली वीडियो इस सक्सेस जोन टेक्निकल क्लास की सबसे पहली वीडियो जो है वो मैंड्रल टॉपिक पर ही बनी हुई है। तो आप वहाँ जाकर मैंड्रल के बारे में भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंड्रल के बारे में मैंने और भी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दी हुई है, आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैंने बताया हुआ है, मैंड्रल को लेथ आर्वर भी कहते हैं। ये डिप्लोमा लेवल, डिग्री लेवल तक भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैंड्रल को क्या और किस नाम से जाना जाता है। तो मैंड्रल को लेथ आर्वर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यह हाई कार्बन स्टील की एक साफ्ट होती है, साफ्ट के आकार का होता है। इसमें बी टाइप का सेंटर ड्रिल किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो और सील में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपके जो सेंटर ड्रिल होते हैं, सेंटर ड्रिल में किस टाइप का आपका जो मैंड्रल होता है, मैंड्रल में किस टाइप का सेंटर ड्रिल किया जाता है? तो बी टाइप का सेंटर ड्रिल आपका मैंड्रल में किया जाता है। इसकी लंबाई में टेपर का अनुपात कितना रखा जाता है? इसकी लंबाई में टेपर का अनुपात 1:2000 रखा जाता है। तथा टेपर प्रति इंच की बात करें तो टेपर प्रति इंच 0.004 इंच से 0.006 इंच तक होता है। मैंड्रल का जो व्यास होता है वो जॉब के बोर के व्यास से थोड़ा सा अधिक रखा जाता है। इसलिए अधिक रखा जाता है क्योंकि जो भी पुल्ली या जो भी गियर या जो भी हब हम लोग मैंड्रल में पकड़ते हैं, उस मैंड्रल में पुली या गियर या जॉब को टाइट फिट होना चाहिए, तभी मैंड्रल जॉब को क्या कर सकता है, घुमा सकता है। मैंड्रल को दोनों सेंटरों के बीच में पकड़ा जाता है। कभी भी मैंड्रल को चक में नहीं पकड़ा जाता है या फिर एक सेंटर में नहीं पकड़ा जाता है। मैंड्रल को हमेशा दोनों सेंटर के मध्य में ही क्या किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। लेथ मशीन में मैंड्रल को पकड़ने के लिए हम लोग 2 सेंटरों का प्रयोग करते हैं। तो एक सेंटर आपका ये हो जाएगा
और दूसरा सेंटर आपका ये हो जाएगा। दोनों सेंटर के मध्य में हम लोग मेन ड्रिल को पकड़ते हैं और इसमें जो सेंटर ड्रिल किया जाता है वो कौन से टाइप का होता है? सेंटर ड्रिल बी टाइप का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने लेथ मेन ड्रिल के बारे में पूरी वीडियो बनाई हुई है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करते ही आप लोग सीधे मेन ड्रिल पे पहुँच जाएंगे। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, सामान्यीकरण किया जाता है। सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है? आपका नॉर्मलाइजिंग। आप सभी लोग जानते हैं नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं सामान्यीकरण को, या फिर निर्मलीकरण, चरमलीकरण भी सामान्यीकरण को कहा जाता है। सामान्यीकरण की जो प्रोसेस है वो की जाती है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री अधिक पर, या फिर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री अधिक सेंटीग्रेड तापमान पर, या फिर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री कम तापमान पर, या फिर ओनली अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर। तो सबसे ध्यान देने वाली बात ये होगी है, किसी भी जॉब पे अगर आप निर्मलीकरण, सामान्यीकरण या फिर नॉर्मलाइजिंग की प्रोसेस करते हैं तो हमेशा ही जॉब को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री अधिक क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही रहता है, तो आपको वहाँ पे आपको इसको नोट करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। 128 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे अधिक डक्टाइल मटेरियल है, विच इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल? ऑप्शंस हैं सिल्वर, गोल्ड, कॉपर या फिर ब्रास। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले डक्टिलिटी की हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। तो डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिली किसी धातु का वह गुण है जिसके कारण इस पर फोर्स लगाने पर ये तारक रूप में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? तारक रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह कहना चाहिए किसी धातु का वह गुण जिसके कारण उसके क्या बनाए जाते हैं? तार, यानी कि वायर बनाए जाते हैं। उस गुण को हम लोग कौन सा गुण बोलते हैं? डक्टिलिटी। यानी कि ऐसा मटेरियल जिसको खींचने पर क्या होना चाहिए? वो मेटल आपका टूटना नहीं चाहिए, यानी कि सोने में आपकी सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी पाई जाती है। सोने के जो तार होते हैं बहुत ही बारीक तार भी हम लोग सोने के बना सकते हैं। अब यदि हम लोग पदार्थ की नम्यता घटते क्रम में बात करें, यानी कि पदार्थ की डक्टिलिटी की घटते क्रम में बात करें, तो कौन कौन से पदार्थ आपके लाइन पे होते हैं? सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी होती है सोने में। सोने के बाद मृदु इस्पात। आप लोग सोच रहे होंगे माइल्ड स्टील या मृदु इस्पात, सॉफ्ट स्टील यहाँ से कहाँ से आ गया आंसर? तो सॉफ्ट स्टील के भी आपके वायर बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो आपके लेंटर वगैरह में जो वायर पड़ते हैं वो सॉफ्ट स्टील के बनाए जाते हैं। तो आपके गोल्ड में सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी होती है, फिर माइल्ड स्टील में डक्टिलिटी होती है, कॉपर में डक्टिलिटी इसके बाद होती है, इसके पश्चात एल्यूमिनियम में, फिर निकल में, जिंक में, टिन में और अंत में केस में शीशे में आपकी क्या होती है? डक्टिलिटी होती है। चलिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 129 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 129 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपस में मिलने वाले दो पार्ट्स की फिटिंग को ध्यान में रखते हुए उनके बीच साइज में जो अंतर रखा जाता है उसे कहा जाता है। अटेंशन टू फिटिंग ऑफ द टू मीटिंग पार्ट्स और द डिफरेंस इन साइज इन केप्ट बिटवीन देम कीपिंग इज कॉल्ड इट। ऑप्शंस है लिमिट, टॉलरेंस, अलाउंस या फिर विचलन। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग किसी दो पार्ट की आपस में क्या करते हैं? फिटिंग करते हैं। तो फिटिंग करते समय हम लोग हमेशा क्या करते हैं? उनके बीच में एक अलाउंस रखा जाता है। मान के चलो इस पार्ट को यहाँ पे हमको क्या करना है? फिट करना होता है। तो इसके बीच में हम लोग एक जानबूझकर अलाउंस रखते हैं। या तो हम लोग होल को बड़ा करते हैं, शाफ्ट को छोटा करते हैं, या फिट के अकॉर्डिंग क्लियरेंस फिट रखना है, ट्रांजिशन फिट रखना है या फिर इंटरफेरेंस फिट रखना है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग होल या शाफ्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिक सिस्टम की भी बात की जाती है। तो बेसिक सिस्टम में यदि हम लोग होल बेसिक सिस्टम रखते हैं तो होल बेसिक सिस्टम में होल पे कुछ भी नहीं करते हैं, होल को सिर्फ बेसिक साइज पे बनाते हैं और शाफ्ट को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है। और शाफ्ट बेसिक सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट को हम लोग क्या करते हैं? शाफ्ट को स्थिर रखते हैं और होल को अप एंड डाउन करके हम लोग क्या करते हैं? फिटिंग प्राप्त करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आ जाता है वो क्या हो जाता है? यहाँ पे हमारा आंसर अलाउंस हो जाता है। अलाउंस की परिभाषा तो आपको सामने दी हुई है। टाइप्स ऑफ अलाउंस की हम लोग बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ अलाउंस में सबसे पहला आपका आता है पॉजिटिव अलाउंस। कौन सा अलाउंस आता है? सबसे पहला पॉजिटिव अलाउंस। तो ये पॉजिटिव अलाउंस आपको दिया हुआ है। पॉजिटिव अलाउंस को ही हम लोग क्लियरेंस फिट के नाम से जानते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ही जो आपका पॉजिटिव अलाउंस होता है, पॉजिटिव अलाउंस को हम लोग क्लियरेंस फिट के नाम से जानते हैं। अब आपका पॉजिटिव अलाउंस या फिर क्लियरेंस फिट भी दो प्रकार का होता है, यानी कि मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस, इसको हम लोग मैक्सिमम क्लियरेंस भी बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? मैक्सिमम होल माइनस मिनिमम शाफ्ट, यानी कि होल का बड़े से बड़ा साइज और शाफ्ट का छोटे से छोटा साइज आपका मैक्सिमम क्लियरेंस या फिर मैक्सिमम
पॉजिटिव अलाउंस कहला जाता है। नेगेटिव इसके बाद मिनिमम अलाउंस की हम लोग बात करते हैं। तो मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस यानी कि मिनिमम क्लियरेंस। मिनिमम क्लियरेंस क्या होता है? होल का छोटे से छोटा साइज शाफ्ट के बड़े से बड़े साइज से भी क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ये आपका क्या होता है? मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम क्लियरेंस। दूसरा हमारा होता है नेगेटिव अलाउंस। नेगेटिव अलाउंस को हम लोग इंटरफेरेंस फिट के नाम से जानते हैं, यानी कि नेगेटिव अलाउंस का मतलब ही होता है इंटरफेरेंस फिट। यहाँ पर ए दिया हुआ है मैक्सिमम नेगेटिव अलाउंस। मैक्सिमम नेगेटिव अलाउंस क्या होता है? जिसको हम लोग मैक्सिमम इंटरफेरेंस भी कहते हैं। इसका मतलब होता है मिनिमम होल माइनस मैक्सिमम शाफ्ट, और ये कैसा आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? माइनस। जब आप छोटे से छोटे होल से बड़ी शाफ्ट घटाते हैं तो आपका ये माइनस में आना चाहिए। ये आपका मैक्सिमम क्या हो जाएगा? ये आपका मैक्सिमम नेगेटिव अलाउंस हो जाएगा। और मिनिमम नेगेटिव अलाउंस क्या हो जाएगा? जिसको हम लोग मिनिमम इंटरफेरेंस भी कहते हैं। मैक्सिमम होल माइनस मिनिमम शाफ्ट। मैक्सिमम होल माइनस मिनिमम शाफ्ट का अंतर यदि आपका नेगेटिव आ रहा है तो यह हो जाएगा आपका मिनिमम नेगेटिव अलाउंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके लिमिट फिट टॉलरेंस प्रणाली से लिया गया है, ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। इसके एग्जाम्पल आपको 1000 सीरीज में काफ़ी मिलेंगे देखने को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 130 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DRDO, DMRC, इसरो, सेल और काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूजन भी है। तो गेज बनाए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेज। तो गेज क्या होता है? गेज एक चेकिंग टूल होता है। गेज एक चेकिंग टूल होता है जिसका प्रयोग मास प्रोडक्शन के समय पे पार्ट्स के साइज को चेक करने के लिए किया जाता है। अब आपके जो गेज बनाए जाते हैं वो हमेशा किससे बनाए जाते हैं? टूल स्टील से बनाए जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो गेज होते हैं, इन गेजों को जंग लगने से बचाने के लिए क्रोमियम स्टील के हम लोग क्या कर देते हैं? परत चढ़ा देते हैं। तो हमारा आंसर निकल कर आता है गेज हमेशा टूल स्टील के बनाए जाते हैं और क्रोम वेनेडियम या क्रोमियम की क्या की जाती है? परत चढ़ाई जाती है। किस लिए चढ़ाई जाती है? ताकि जंग बिल्कुल भी ना लग सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप फटाफट वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और वीडियो को यदि आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले समय में आपको और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वीडियो होने वाली है सक्सेस जोन की तरफ से, जो आपको प्रोवाइड होने वाली है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपको प्रोवाइड आसानी से हो सके और आप अपनी लाइफ को जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी जॉब प्राप्त करें, सफल हो। यहाँ पे गेज के बारे में मैंने 2 लाइन और लिखी हुई हैं, आप देखेंगे। गेज आपका एक चेकिंग टूल होता है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है गेज कौन सा टूल है। कई बार आपके ऑप्शंस होते हैं मार्किंग टूल होता है, चेकिंग टूल होता है, स्ट्राइकिंग टूल होता है, या नॉन ऑफ दीज होता है। तो यहाँ पर हमेशा आपको आंसर में क्या लगाना है? आंसर में हमेशा लगाना है गेज एक चेकिंग टूल है, तथा गेज पर टॉलरेंस जो दिया जाता है, गेज पर दिया जाने वाला टॉलरेंस जॉब पर दिए गए टॉलरेंस का 1/10 गुना होता है। यानी कि यदि आपने जॉब पर 0.2 का टॉलरेंस दिया है तो उस जॉब को चेक करने वाले गेज में जो टॉलरेंस होगा वो 0.02 का होगा। इसका 1/10 गुना आंसर हो जाएगा। चलिए इसके जस्ट पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? 131 नंबर का जो क्वेश्चन है, 131 नंबर का जो क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस तरह से पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ड्रिल जिग और फिक्सर बनाते समय सही स्थिति और शुद्धता में सुराख की लाइन को बोर या संकेंद्रित करने के लिए किया जाता है? काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, काफ़ी डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ड्रिल जिग एंड फिक्सर मेक अ परफेक्ट कंडीशन एंड एक्यूरेसी व्हेन होल और होल लाइन टू बोर और कंसंट्रेट द लाइन ऑफ होल इज डन? ऑप्शन है ड्रिल बुश, ड्रिल एंगल गेज, काउंटर सिंक ड्रिल, या फिर टूल मेकर्स बटनस। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर निकल कर आ जाता है, आंसर जाएगा हमारा टूल मेकर बटनस। टूल मेकर बटनस ये काफ़ी थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इसके लिए समझाने के लिए मेरे को आपको काफ़ी सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। फिर भी मैंने टूल मेकर बटनस के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। टूल मेकर बटनस टूल स्टील की बनाई जाती है और ये एक सेट में 4 होती हैं। किस टाइप से एक सेट में 4 होती हैं? मैं चारों सेट का डिजाइन आपको बता देता हूँ। 4 सेट में आपके जो 3 सेट होते हैं वो आपके लंबाई चौड़ाई तथा साइज में क्या होते हैं? एकदम सेम होते हैं। जबकि जो चौथा वाला होता है उसको लंबाई में थोड़ा सा अधिक बनाया जाता है। ये आपके 3 सेट जो होते हैं वो लगभग एक से होते हैं। ये टूल मेकर बटनस होते हैं। इन्हें टूल मेकर बटनस का प्रयोग किया जाता है। जो जिग और फिक्सर होते हैं, हमेशा जिग और फिक्सर में जो होल किए जाते हैं वो काफ़ी एक्यूरेट स्थिति में होते हैं। उन
एक्यूरेट स्थिति में होल करने के लिए हमेशा टूल मेकर बटनस का प्रयोग किया जाता है लाइन के वोर को संकेंद्रित करने के लिए। चलिए टूल मेकर बटनस के बारे में आपको और आगे मैं कभी वीडियो में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 132 नंबर का क्वेश्चन है, सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले किया जाता है। द फर्स्ट थिंग टू डू इज सोल्डरिंग। ऑप्शन है टैकिंग, फ्लोटिंग, टिनिंग या फिर फ्लक्स लगाया जाता है। इस क्वेश्चन में अनेक प्रकार की जो बुकें हैं, अनेक प्रकार की बुकों में काफ़ी विरोधाभास पाया गया है। तो जहाँ तक सक्सेस जोन टेक्निकल ने इस क्वेश्चन को समझा है, वहाँ पर अगर अपने अकॉर्डिंग अगर हम आंसर की बात करते हैं तो काफ़ी बुकों में और काफ़ी जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, एग्जामिनर ने भी उस आंसर को ही बेस्ट माना है। तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डरिंग करते समय सबसे पहले सोल्डर जो काबिया होता है, काबिया का मतलब होता है जो सोल्डर आयरन होता है, सोल्डर आयरन के टिप पर हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स लगाते हैं। यानी कि सोल्डरिंग करते समय सबसे पहले क्या किया जाता है, फ्लक्स लगाया जाता है। फ्लक्स लगाने के पश्चात जब हम लोग सोल्डर आयरन, हमारा इस टाइप का एक सोल्डर आयरन होता है, ये हमारा एक सोल्डर आयरन होता है, इसकी टिप पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फ्लक्स लगाते हैं। फ्लक्स लगाने के पश्चात हम लोग लेते हैं सोल्डर को बोलते हैं टिन। तो टिन वेस्ट होता है सोल्डर, तो सोल्डर को हम लोग लेते हैं किस पे, इसकी टिप पर सोल्डर को लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं टिनिंग। तो दूसरे नंबर पे क्या की जाती है, दूसरे नंबर पे की जाती है टिनिंग। तीसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे जब हम लोग किसी भी जॉइंट को जोड़ रहे होते हैं तो उस जॉइंट में जोड़ते समय सबसे पहले बीच में एक टैग लगाना चाहिए और इसके पश्चात एक किनारे पर तत्पश्चात दूसरे किनारे पर टैग लगाना चाहिए। इस प्रोसेस का नाम होता है टैकिंग। क्या नाम होता है, टैकिंग। यानी कि तीसरे नंबर पे क्या किया जाता है, टैकिंग किया जाता है। फोर्थ नंबर की बात करें, अगर फ्लोटिंग की बात करें तो क्या होता है कि जब हमको कंटिन्यूअस सोल्डरिंग करनी होती है तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फ्लक्स लगाया, देन हम लोगों ने टिनिंग की, टिनिंग करने के बाद हमने टैकिंग कर ली, टैकिंग की हमने टैकिंग कर ली, चलिए टैकिंग कर ली हमने। अब इसके बाद फ्लोटिंग क्या होता है, किसी लकड़ी के बक्सा जो होता है या लकड़ी का एक गुटका होता है, मान के चलो लकड़ी का गुटका है, इस पे हम लोग लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे वही प्लेट जिसकी हम लोगों ने टैकिंग की हुई होती है, जिस प्लेट की हमने क्या की है, टैकिंग की होती है, उसको हम लोग 45 डिग्री पर क्या करते हैं, लकड़ी के बक्से से टिकाकर रखते हैं और उसके पश्चात सोल्डर से हम लोग पूरा जॉइंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको पूरा जॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग पूरा जॉइंट 45 डिग्री पे लकड़ी के बक्से पे रखकर करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम बोलते हैं, फ्लोटिंग बोलते हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हुई। तो सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स को लगाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 133 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग के लिए जो फ्लक्स होता है वो कौन सा होता है। फ्लक्स फॉर स्टेनलेस स्टील सोल्डरिंग। तो जब भी हम लोग सबसे पहले फ्लक्स की बात कर लेते हैं तो एक्चुअली फ्लक्स होता क्या है, किसी भी धातु में जब हम लोग सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग करते हैं तो उस धातु की सतह को नम करना तथा उस धातु की सतह से जो अशुद्धियाँ होती हैं उन अशुद्धियों को हटाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लक्स हो जाएगा आपका स्टेनलेस स्टील के लिए, वो आपका जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, इन तीनों का क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर डी क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। यानी कि जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइड, इन तीनों का मिश्रण फास्फोरिक एसिड कहलाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन गैस ज्वाला के तापक्रम की परास क्या है। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम गैस। ऑप्शंस हैं 3100 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड, 2400 से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड, 1800 से 2200 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 2800 से 3100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस टाइप से हमारा एक नोजल होता है, ये हमारा नोजल है, चलिए ये हमारा एक नोजल होता है, नोजल से हमारी एक फ्लेम निकलती है, इस टाइप की एक फ्लेम निकलती है, आपने देखा होगा। तो ये फ्लेम के कुछ जोन भी होते हैं। तो इस टाइप की फ्लेम का प्रयोग करते हैं हम लोग किस लिए, गैस कटिंग के लिए भी करते हैं, गैस वेल्डिंग के लिए भी करते हैं। चलिए यहाँ से हमारा आंसर सबसे पहले बात कर लेते हैं आंसर की। जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस ज्वाला के लिए तापक्रम की रेंज की जो सीमा है वो है 3100 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में कई दफ़ा कई बार पूछे गए हैं, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। आपको वीडियो को पॉज करना है क्योंकि
इस टाइप से इकट्ठा आपको किसी भी बुक में प्राप्त नहीं होगा, जिस टाइप से मैंने इकट्ठा करके आपको एक जगह पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम लोग फ्लेम की बात करते हैं, ओके, फ्लेम की बात करते हैं, ये हमारा फ्लेम है। तो फ्लेम हमारी नंबर 1 फ्लेम कौन सी हो जाती है? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम हो जाती है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का जो टेम्परेचर हो जाता है वो 3100 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो जाता है। कितना होता है? 3100 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के 3 प्रकार बनते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? कार्बोराइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है, आप देखिएगा कार्बोराइजिंग फ्लेम में कार्बन की मात्रा ज़्यादा, ऑक्सीजन कम। इसको मैं आपको बाद आगे आने वाले कुछ क्वेश्चन में जरूर क्लियर करूंगा कि कार्बोराइजिंग में कितना कार्बन कितनी एसिटिलीन होती है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा बाद में। फिलहाल अभी देख लेते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर 3100 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बोराइजिंग का मतलब क्या हो जाएगा? एसिटिलीन ज़्यादा ऑक्सीजन कम, एसिटिलीन ज़्यादा ऑक्सीजन कम। न्यूट्रल फ्लेम में दोनों बराबर होते हैं, यानी कि जितनी एसिटिलीन रखी जाती है उतनी ही ऑक्सीजन रखी जाती है। इसका टेम्परेचर हो जाता है 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑक्सीडाइजिंग की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा एसिटिलीन कम। इसका टेम्परेचर हो जाता है 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे कुछ जोन के बारे में भी बताया गया। तो जोन क्या होता है, देखिए पहले मैं आपको फिगर बता देता हूँ, फिर मैं आपको जोन बता देता हूँ। ये हमारा नोजल होता है और इस नोजल से हमारी गैस की ज्वाला निकलती है। इनर कॉन, इंटरमीडिएट जोन और आउटर एनवलप, ये 3 प्रकार की जो क्षेत्र होते हैं किसी भी कटिंग क्षेत्र में। ये हो जाएगा आपका आउटर एनवलप, ये आपका लगभग पीले कलर का होता है। ये हो जाएगा इंटरमीडिएट जोन, ये आपका ब्लू रंग का होता है। और ये हो जाएगा आपका इनर कॉन, ये आपका सफ़ेद रंग का होता है। तो देखिए कितने जोन बन रहे हैं, 1 जोन, 2 जोन, 3 जोन। तो ये आपके जोन कहलाते हैं। अगर कार्बोराइजिंग फ्लेम की बात करें तो कार्बोराइजिंग फ्लेम में ये तीनों जोन बनते हैं, जबकि न्यूट्रल फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जोन कितने होते हैं आपके? 2। ओनली कितने फ्लेम जोन होते हैं? 2 जोन होते हैं। कौन कौन से? सिर्फ एक इनर कॉन होता है और एक आउटर एनवेलप होता है, बस ये 2 जोन आपके न्यूट्रल फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में होते हैं। चलिए इसके बाद नंबर 2 पे आती है ऑक्सीजन एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में आपने सुना होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है वो आपकी रंगहीन गंधहीन गैस होती है। तो जब उसका लीकेज होता है तो लीकेज का परीक्षण करने के लिए, पता लगाने के लिए हम जो एलपीजी में मिलाया जाता है वो क्या होता है? इथाइल मरकैप्टन। क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन। ऑक्सीजन एलपीजी गैस की जो ज्वाला की टेम्परेचर होती है वो होती है 2700 डिग्री सेंटीग्रेड से 2800 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। इसके बाद नंबर 3 पे है ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज्वाला। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज्वाला जो होती है वो आपकी 2400 से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम की रेंज को कवर करती है। और इसके बाद ऑक्सी कोल ज्वाला आपकी 1800 से 2200 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम की रेंज को क्या करती है? कवर करती है। तो वीडियो को पॉज कर इसको नोट करें, कॉपी पेन उठा लें, और वीडियो सक्सेस जोन की किसी भी वीडियो में आपको अपने पास कॉपी पेन रखने की ज़रूर आवश्यकता है, क्योंकि सक्सेस जोन द्वारा आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। अगर हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 135 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। स्नैप गेज की जो फ्रेम है निम्न विधि से बनाई जाती है। स्नैप गेज फ्रेम इज मेड बाय मशीनिंग, वेल्डिंग, फोर्जिंग एंड कास्टिंग। स्नैप गेज होता क्या है भाई? स्नैप गेज क्या होता है? स्नैप गेज एक सी आकार की आकृति होती है। किस आकार की आकृति होती है? सी आकार की एक आकृति होती है, हमारा स्नैप गेज है। और इसका प्रयोग किया जाता है साइज के अंदरूनी बाहरी दोनों प्रकार के साइज को चेक करने के लिए हम लोग स्नैप गेज का प्रयोग करते हैं। स्नैप गेज को बनाया जाता है आपका टूल स्टील से, और ये टूल स्टील जो होता है टूल स्टील को हमेशा फोर्ज किया जाता है। तो आंसर क्या आ जाता है हमारा स्नैप गेज का, कि स्नैप गेज की जो फ्रेम होती है वो टूल स्टील से बनाई जाती है, और वो भी फोर्जिंग की विधि के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर का क्वेश्चन है। पाठ्यांकों के समुच्चय की विस्तृत सीमा परास है और इसमें खालिस्तान होता है। पाठ्यांकों के समुच्चय यानी कि जो पाठ्यांक होते हैं, जो हमारे रीडिंग होती है, उस रीडिंग की जो ज़्यादा से ज़्यादा सीमा होती है, जो बड़ी से बड़ी सीमा होती है, तो वो उसमें क्या होता है भाई? किसी भी रीडिंग में अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीमा ली जाएगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टॉलरेंस दिया जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? परिशुद्धता कम होगी। और यदि कम से कम टॉलरेंस दिया जाए तो उसकी परिशुद्धता क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा 136 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन में आंसर क्या जाएगा? लो प्रिसीजन, यानी कि विस्तृत सीमा है। विस्तृत सीमा में आपकी परिशुद्धता कम होती है और कम सीमा में आपकी परिशुद्धता अधिक होती है। चलिए शुद्धता की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे शुद्धता और यथार्थता,
दो चीज़ों की परिभाषा मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई है, आप इसको नोट जरूर करें। परिशुद्धता, किसी मापन यंत्र द्वारा किसी भी माप को एक ही प्रकार से कई बार मापा जाए और माप हर बार एक समान हो तो ली गई मापों की यह समानता परिशुद्धता कहलाती है। यानी कि इसे बारंबारता, रिपीटिबिलिटी से भी हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो परिशुद्धता क्या होती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, जैसे वर्नियर कैलिपर है, तो वर्नियर कैलिपर से यदि हम लोग किसी भी चीज़ को बार बार मापेंगे उसके, और हर बार उसकी माप एक ही दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा परिशुद्ध है। और यदि हम लोग एक्यूरेसी की बात करें तो किसी मापन यंत्र द्वारा मापी गई प्रेक्षित माप की वास्तविक माप से निकटता उस यंत्र की यथार्थता कहलाती है। तो एक्यूरेसी क्या कहलाती है, किसी भी मापन यंत्र द्वारा जब हम लोग किसी भी प्रेक्षित या दी गई माप को मापते हैं और वास्तविक माप से अगर उसकी निकटता हो जाती है तो उस यंत्र की क्या हो जाती है कि भाई जो यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, उतना ज़्यादा क्या हो जाता है, परिशुद्ध हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 137 नंबर का क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन पे चले जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रोफाइल, विभिन्न प्रकार की प्रोफाइल, सपोज दैट आपका ये जॉब है और आपको ये प्रोफाइल काटनी है, ये प्रोफाइल काटनी है, एनीवन कोई भी प्रोफाइल काटनी है, कुछ भी बनाना है, तो किसी भी प्रोफाइल या विभिन्न प्रकार की प्रोफाइल या कंटूर शेप काटने के लिए किस पावर सा का प्रयोग किया जाता है। विच पावर सा इज यूज्ड टू रिमूव डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफाइल्स। ऑप्शंस हैं सर्कुलर पावर सा, बेंड पावर सा। तो ना ही सर्कुलर पावर सा होगा, ना ही बेंड पावर सा होगा क्या आंसर, हम लोग आगे देख लेते हैं। तो देखते हैं, ये हमारे पास कंटूर पावर सा का ऑप्शन है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, कंटूर पावर सा। यानी कि विभिन्न प्रकार की प्रोफाइल, किसी भी आकृति की प्रोफाइल काटने के लिए हम लोग किस पावर सा का प्रयोग करते हैं, कंटूर पावर सा का प्रयोग करते हैं। ये आपके सामने कंटूर पावर सा की एक मशीन जो है पूरी दिखाई गई है, ये आपके सामने कंटूर सा पूरा दिखाया गया है। कंटूर सा में ये आपका एक ब्लेड होता है, ये एक आपका एक छोटा ब्लेड होता है और ये एंडलेस बेल्ट होता है। एंडलेस का मतलब होता है इसका कोई एंड नहीं होता है, यानी कि इस पे ज्वाइंट होते हैं, वो भी एक जगह ज्वाइंट होता है, वो बताएंगे हम। अब इस कंटूर पावर सा की विशेषता ये होती है कि इनकेस कभी अगर आपकी ये ब्लेड क्या हो जाती है, टूट जाती है, अगर आपकी जो ब्लेड है, ये ब्लेड आपकी क्या हो जाती है, टूट जाती है, तो ब्लेड टूटने के पश्चात ब्लेड को ज्वाइंट करने के लिए क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे बट वेल्डर लगा हुआ होता है। कौन सा वेल्डर लगा हुआ होता है, बट वेल्डर। और बट वेल्डर क्या होता है, जहाँ पर किसी भी पार्ट्स को दो टक्करों के बीच में आपस में मिलाकर क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो हम लोग ने यहाँ पे ब्लेड को जोड़ तो दिया, लेकिन ब्लेड को जोड़ने के पश्चात ये अवांछित मात्रा में जो धातु है, ये अवांछित मात्रा में जो धातु आपको दिखाई दे रही है, इसको कैसे हटाया जाए। तो इसको हटाने के लिए यहाँ पर एक आपका ग्राइंडर भी लगा हुआ होता है। इस ग्राइंडर से हम लोग क्या करते हैं, अवांछित मात्रा जो होती है धातु की, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, और इस प्रकार से आपकी जो ब्लेड हो जाती है वो पूर्ववत हो जाती है। कैसी हो जाती है, एकदम पूर्ववत हो जाती है। तो इस टाइप का आपका कंटूर सा होता है, जो कि किसी भी प्रकार की प्रोफाइल या विभिन्न प्रकार की प्रोफाइल को क्या कर देता है, काट देता है। 130 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, चीजल बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील में कितने % कार्बन रखा जाता है। हाउ मच कार्बन इज केप्ट इन हाई कार्बन स्टील टू मेक चीजल। तो जब भी आप चीजल को बनाने जाएं, तो जहां पर अगर हम लोग रॉयल की बात करते हैं, तो रॉयल में आपका आंसर दिया हुआ 0.75 से 0.85%। परंतु यदि हम लोग DMRC 2018, DMRC ही 2019, LMRC 2019 और इसरो 2019 की अगर हम लोग बात करें, तो वहां पर आंसर प्रोवाइड कराया गया है 0.9 से 1.0%। क्यों? क्योंकि आपकी जो निमी की बुक है, निमी की फर्स्ट ईयर की बुक में आपको 157 नंबर के आसपास जो पेज, जो आपका मेटल का चैप्टर है, वहाँ पे आपको आंसर में प्राप्त हो जाएगा कि जो चीज़ल बनाई जाती है वो 0.9 से 1.0% पे बनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूप से इस क्वेश्चन पे आप लोग मार्क करें। 139 नंबर का क्वेश्चन है। पतली सीटें जो होती हैं, जो बहुत ही पतली सीटें होती हैं, चादर का काम जिसमें होता है, पतली सीटों पर रेखाओं को पक्का करने के लिए किस पंच का प्रयोग करते हैं। विच पंच इज यूज टू फासन द लाइन ऑफ द थिन सीट। यानी कि जब हम लोग किसी भी जो चादर होती है, पतली पतली चादरें होती हैं, MS की चादर, जिंक की चादर आती है, टिन की चादरें आती हैं, तो उन पर मार्किंग करने के लिए, जैसे हमको ये मार्किंग करना है, तो इस मार्किंग की लाइनों को पक्का करने के लिए किस पंच का प्रयोग करेंगे, हमेशा प्रेक पंच का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, प्रेक पंच का। अब यहाँ पे आपको आंसर में ये भी बताया गया है कि जो प्रेक पंच का कोण होता है वो 30 डिग्री होता है। कितना होता है प्रेक पंच का, 30 होता है। तो डॉट का कितना हो जाता है,
डॉट का हो जाता है भैया आपका 60। ठीक है डियर फ्रेंड्स, डॉट का कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो सेंटर का कितना होता है, तो बिल्कुल सेंटर का कितना हो जाएगा आपका, सेंटर का हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो प्रेक पंच का कोण 30 डिग्री, डॉट पंच का 60 डिग्री, सेंटर पंच का 90 डिग्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी है, काफ़ी बेहतरीन है। तथा दो पंचिंग निशानों के बीच की जो दूरी रखी जाती है, यानी कि जब आप लोग किसी भी जॉब पर मार्किंग कार्य करते हैं, मान के चलो ये मार्किंग कर रहे हैं, तो दो मार्किंग की गए निशानों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, 3 से 5 mm तक होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचिंग की जो निशान होते हैं, पंचिंग की जो निशान होते हैं, मान के चलो पंचिंग के निशान की अगर हम लोग बात करें तो इस टाइप से आपके पंचिंग के निशान होते हैं, इस टाइप से आपके पंचिंग के निशान होते हैं। तो किसी भी पंचिंग में उसकी जो गहराई है, उसकी जो डेप्थ है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एकदम इक्वल। चलिए, इस टाइप से आपका ये पंच भी यहाँ पे बताया गया है। ये आपके दोनों प्रकार के पंच भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो ये आपका जो देख रहे हैं, ये आपका सेंटर पंच भी है, डॉट पंच भी है। अगर 30 डिग्री का इसका पॉइंट एंगल है तो ये सेंटर प्रिक पंच हो जाएगा, और यदि 60 डिग्री का है तो आपका ये डॉट पंच हो जाएगा, और ये 90 डिग्री का दी है तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका सेंटर पंच हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 140 नंबर का जो क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैक्सिमम एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले फटाफट आप लोग सभी लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। आपके कमेंट करने से हमें एक इंस्पायर होता है, हमें इंस्पायर मिलती है, और हम और अच्छे से अच्छे आपको वीडियो ला सकें। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट्स कर दें, और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें। 140 नंबर का क्वेश्चन है, कॉपर की चीपिंग के लिए चीजल का जो पॉइंट एंगल है वो कितना रखा जाता है। व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ द चीजल फॉर कॉपर की चीपिंग, कॉपर चीपिंग। ऑप्शन है 60 डिग्री, 45, 55 या फिर 30। तो कॉपर की चीपिंग के लिए हम लोग हमेशा कितने का डिग्री एंगल रखते हैं, 45। कितना रखते हैं, 45। चलिए, यहाँ पे मैं आपको और भी जो मेटल्स हैं उन मेटल्स के पॉइंट एंगल के बारे में आपको बता देता हूँ, जानकारी दे देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, खासकर स्टील। ये कई बार पूछा गया है, कई बार 90% लगभग क्वेश्चन हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है। स्टील के लिए 70 डिग्री ही रखा जाता है। माइल्ड स्टील एक अलग चीज़ होता है, ध्यान रखना। स्टील के लिए 70 डिग्री का पॉइंट एंगल रखा जाता है। हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील के लिए 65 डिग्री का चीजल में पॉइंट एंगल रखा जाता है। कास्ट आयरन के लिए चीपिंग एंगल या पॉइंट एंगल जो होता है चीजल का वो 60 डिग्री होता है। माइल्ड स्टील का 55 डिग्री होता है। ब्रॉन्ज का 50 डिग्री होता है। कॉपर का 45 डिग्री होता है। जिंक का 35 डिग्री होता है, और एल्यूमिनियम का 30 डिग्री होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको किसी भी बुक में इतने सारे आपको एक साथ प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे, सक्सेस जोन में जरूर आपको प्रोवाइड होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैपर का झुकाव कोण होता है। द स्क्रैपर हैज़ इंक्लाइंड टू डू स्क्रैपिंग। ऑप्शन हैं 35 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, या फिर 12 से 15 डिग्री। तो जब भी आप किसी भी सरफेस की स्क्रैपिंग कर रहे होते हैं, ये आपका स्क्रैपर है, ये आपका स्क्रैपर है। जब भी आप किसी भी सरफेस की स्क्रैपिंग कर रहे होते हैं तो जो झुकाव कोण रखा जाता है वो कितना होता है आपका, 30 डिग्री। तो यहाँ से आंसर हमारा क्या निकल कर आ जाता है, 30 डिग्री। चलिए, टूल्स अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इंक्लाइनेशन एंगल और भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्क्रैपर का इंक्लाइनेशन एंगल झुकाव कोण 25 से 30 डिग्री होता है। आपको इस ब्लू वाला जो मार्क किया गया है, इस ब्लू मार्क में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि जो ब्लू मार्क है वो आपका मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर ये टोटल जो मैंने आपको बताया है 25 से 30 डिग्री आपका स्क्रैपर के लिए इंक्लाइनेशन एंगल रखा जाता है। अगर हम लोग और अगर दूसरे टूल्स की बात करते हैं, जैसे कि हमारा स्क्राइबर होता है, तो स्क्राइबर के लिए 30 से 35 डिग्री रखा जाता है, और चीजल के लिए 35 से 40 डिग्री रखा जाता है। ये जो ब्लू मार्क है ये मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। विशेष नोट, जो मैंने बताया आपको, मार्क किए गए कोण ही सबसे ज़्यादा ऑप्शन में आते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 142। प्लेन मिलिंग मशीन की टेबल को कितने प्रकार की फीड गतियाँ दी जा सकती हैं। द टेबल ऑफ प्लेन मिलिंग मशीन कैन बी गिवन टाइप्स ऑफ फीड एंड स्पीड्स। ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4। तो प्लेन मिलिंग मशीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्लेन मिलिंग मशीन की टेबल को 3 प्रकार की गतियाँ, 3 प्रकार की फीड प्रदान की जाती है। कौन कौन सी फीड होती है, एक तो होती है आपकी लॉन्गिट्यूडिनल फीड होती है, दूसरी आपकी क्रॉस फीड होती है, और तीसरी होती है आपकी डाउन फीड। कौन सी फीड होती है, तीसरी आपकी डाउन फीड। चलिए यहाँ पे और भी बात कर लेते हैं अपन लोग।
टाइप्स ऑफ मिलिंग, यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिलिंग के बारे में बताया गया है और यहाँ पे टेबल के फीड के बारे में बताया गया है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है प्लेन मिलिंग मशीन। आपकी प्लेन मिलिंग मशीन भी दो प्रकार की होती है, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन मिलिंग मशीन और एक होता है वर्टिकल प्लेन मिलिंग मशीन। तो चलिए, स्टैंडर्ड मिलिंग मशीन में आपकी 3 टेबल फीड होती हैं, यूनिवर्सल में 4 और ओमनिवर्सल में 5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्जिंग में किस औजार का प्रयोग सुराख करने के लिए करते हैं? फोर्जिंग में किस औजार का प्रयोग सुराख करने के लिए करते हैं? व्हाट टूल्स डू यू यूज फॉर फोर्जिंग इन होल्स? ऑप्शन है पंच, ड्रिफ्ट, फुलर्स या फिर हार्डी। तो यहाँ पे मैं चारों के बारे में आपको बता देता हूँ कि जो पंच होता है किसी भी शेप का होल करने के लिए, यानी कि स्क्वायर होल हो, हेक्सागोनल होल हो, ऑक्टागोनल होल हो, किसी भी शेप का अगर होल करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? पंच का प्रयोग करेंगे। अब मान के चलो किसी सीट में हमने ऑलरेडी होल करके रख चुका है, इस होल को हमको क्या करना है? बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ड्रिफ्ट का प्रयोग करेंगे, यानी कि किसी भी शेप के होल को बड़ा करने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। फुलर का जो प्रयोग है, फुलर का प्रयोग नेकिंग और ड्राइंग डाउन। ड्राइंग डाउन कौन सी प्रक्रिया होती है? ड्राइंग डाउन प्रोसेस होती है आपकी किसी भी स्टॉक की लंबाई को बढ़ाना, मोटाई को कम करना, ड्राइंग डाउन प्रोसेस होती है। और हार्डी का प्रयोग किया जाता है मेटल काटने के लिए। इस टाइप की एक आपकी हार्डी होती है, ये आपकी हार्ड होती है, यहाँ पे हम लोग मेटल को रखते हैं, ऊपर से हैमरिंग करते हैं, मेटल क्या हो जाता है? आपका कट जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 144 नंबर का। स्पेनर के मुंह उनकी अक्ष के साथ कितने डिग्री के कोण बनाते हैं? स्पेनर माउथ आर मेड अलोंग देयर एक्सिस एट द एंगल ऑफ। ऑप्शंस हैं 10 डिग्री, 13 डिग्री, 15 डिग्री या फिर 17 डिग्री। तो यहाँ से 15 डिग्री का कोण जो है आपका स्पेनर बनाता है। आपने देखा होगा इस टाइप का आपका स्पेनर होता है, ये स्पेनर होता है आपका। तो यहाँ से आपका लगभग 15 डिग्री का कोण जो है आपका बन जाता है। चलिए सीधे स्पेनर पे चलते हैं। ये आपका स्पेनर जो है, ये स्पेनर आपका यहाँ से, ये देख रहे हैं आप, ये झुकाव कोण है और ये आपका एक्सेस है। लगभग कितने डिग्री का कोण बनाता है? ये 15 डिग्री का कोण बनाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 145 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक माइल्ड स्टील प्लेट पर 12 mm व्यास का ड्रिल करना है। कटिंग स्पीड 22 मीटर प्रति मिनट है, तो आरपीएम हमको ज्ञात करना है। ऑप्शंस हैं ए 583.33, बी 567.6, सी 58.45 और डी 60। तो यहाँ से आंसर निकल कर आ जाता है हमारा 583.33। कैसे निकल कर आता है? सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन पे चलने से पहले हिंट भी मैंने आपको दी हुई है। हिंट है आपकी कटिंग स्पीड का जो कैलकुलेशन है वो पाई डी एन अपॉन 1000 मीटर प्रति मिनट के फार्मूले से होता है, जहाँ पर वी आपका जो है वो कटिंग स्पीड डिनोट करता है, एन जो है आपका आरपीएम को डिनोट करता है, बी आपका कटिंग स्पीड इन मीटर प्रति मिनट को डिनोट करता है और डी डायमीटर ऑफ ड्रिल इन एमएम को डिनोट करता है, जहाँ पे पाई का मान कितना होता है? 3.14 पाई का मान होता है। यहाँ पे एक और कटिंग स्पीड का फार्मूला भी है, पाई डी एन अपॉन पे 12, पाई डी एन अपॉन 12 फिट प्रति मिनट। अगर आपका ड्रिल का डाया इंच में दिया हुआ है तो आपका ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है। चलिए, फार्मूले पे अगर हम लोग मान रखते हैं तो आपने देखा होगा हमको क्वेश्चन में हमको कटिंग स्पीड कितनी दी हुई है? 22 दी हुई है। ये 22 हमारी कटिंग स्पीड है और 12 हमारा दिया हुआ है ड्रिल का डायमीटर। तो आप देखते हैं हमको एन का मान ज्ञात करना है। हमने फार्मूले पे पूरा मान रखा हुआ है। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 583.33। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है रीमर तथा कार्यखंड के होल की अक्ष के मध्य मिस अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए आप कौन सा मशीन रीमर प्रयोग करेंगे? यदि रीमर तथा कार्यखंड के होल के मध्य क्या हो जाएगा? मिस अलाइनमेंट होता है, तो आप हमेशा कौन सा रीमर प्रयोग करते हैं? विच मशीन रीमर वुड यू यूज टू फिक्स द मिस अलाइनमेंट बिटवीन द होल एक्सिस ऑफ द रीमर एंड द वर्क सेक्शन? ऑप्शंस हमारे पास कुछ इस तरह से हैं, फ्लोटिंग ब्लेड रीमर, मशीन रीमर, सेल रीमर या फिर चेकिंग रीमर। तो आंसर क्या निकल कर आ जाता है? फ्लोटिंग ब्लेड रीमर का प्रयोग हम लोग करते हैं मिसअलाइनमेंट को ठीक करने के लिए। ये आपका फ्लोटिंग ब्लेड रीमर भी आपका यहाँ पे क्या है? दिखाया गया है। ये आपका फ्लोटिंग ब्लेड रीमर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 147 नंबर का। कार्बाइड धातु को ग्राइंड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कार्बाइड यूज टू ग्राइंड मेटल। ऑप्शन आ जाएगा हमारा डायमंड व्हील, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड या फिर एनी अदर। तो यहाँ से हमारा डायमंड व्हील आंसर निकल कर आ जाएगा। कार्बाइड के लिए हमेशा डायमंड का प्रयोग करते हैं और सिरामिक के लिए भी हम लोग हमेशा डायमंड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है सीमेंटेड कार्बाइड
टिप्ड टूल को ग्राइंड करने के लिए कौन सा ग्राइंडर प्रयोग करते हैं? अब यहाँ पे सीमेंटेड कार्बाइड की बात कर रहे हैं। पहले कार्बाइड की बात की थी, तो कार्बाइड में हम लोग ग्राइंडर डायमंड का प्रयोग करते हैं। अब सीमेंटेड कार्बाइड की बात कर रहे हैं, तो सीमेंटेड कार्बाइड में ऑप्शंस हैं डायमंड व्हील, ग्रीन सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या फिर कोरंडम। तो आंसर हमारा क्या निकल कर जाता है? ग्रीन सिलिकॉन। सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल को ग्राइंड करने के लिए ग्रीन सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नैगिंग एक प्रोसेस है। स्नैगिंग इज अ प्रोसेस। ऑप्शन है ए रफ ग्राइंडिंग, फिनिश ग्राइंडिंग, दोनों प्रकार की ग्राइंडिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपने देखा होगा जब आप लोग किसी भी ग्राइंडर की जो व्हील है, ग्राइंडर व्हील में जब आप लोग ग्राइंडिंग करने जाते हैं तो ग्राइंडिंग करते समय आप लोग हाथ से ही टूल को ग्राइंड करने लगते हैं या हाथ से ही किसी प्रोसेस को ग्राइंड करने लगते हैं। तो जब आप किसी भी चीज़ को हाथ से ऑफ हैंड ग्राइंडिंग करते हैं तो एक प्रकार की रफ ग्राइंडिंग होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रफ ग्राइंडिंग। यानी कि जो कास्टिंग होती है, कास्टिंग या फोर्जिंग, तो कास्टिंग में जो अवांछित मात्रा की जो धातु बचती है उसको हटाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? स्नैगिंग। स्नैगिंग एक रफ ग्राइंडिंग प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन हमारा, जब धातु चादर पर विन्यास द्वारा कार्य के कोर पर जगह छोड़ी जाती है तो उसे कहा जाता है what is called when the metal sheet is left at the core of the work by configuration? ऑप्शन है नॉच, सीम, हैम या फिर ग्रूव। तो ये हमारा कहलाता है नॉच। अब ये नॉच क्या होता है? नॉच के बारे में बहुत बड़ी सिंपल सा फंडा है। आपने किसी भी स्वीट्स के डब्बे को अगर आपने बहुत ही ध्यान से देखा है तो जब हम लोग स्वीट्स का डब्बा खोलते हैं तो स्वीट्स के डब्बे को खोलने के पश्चात हमको डब्बा कुछ इस टाइप से कटा हुआ प्राप्त होता है, जिस टाइप से मैं आपको यहाँ पे काट के बता रहा हूँ। यानी कि ये जो हम बना रहे हैं ये हम नॉच के लिए बना रहे हैं, और जब हम इसको नॉच बना के काट देंगे तो हमारा डब्बा कुछ इस टाइप से प्राप्त होगा। इस टाइप से आपका स्वीट्स का डब्बा जो है आपका खोलने पे प्राप्त होता है, और इनको क्या किया जाता है? इनको यहाँ से उठा लिया जाता है और एक डब्बे का शेप दिया जाता है। तो ये आपकी क्या कहलाते हैं? आपकी नॉच कहलाते हैं। अब आपकी नॉच के बारे में यहाँ पे देख लेंगे। नोचेस आर द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर ज्वाइनिंग द एज व्हेन सीट मेटल आर कट फ्रॉम द लेआउट। यानी कि सीट मेटल कट में ज्वाइनिंग प्रोसेस करने के लिए हम लोग सीट मेटल को एक छोटे से स्थान से काटते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉच बोलते हैं। अब आपकी नॉच कितने प्रकार की होती है? नॉच कुल मिलाकर के 5 प्रकार की आपकी नॉच होती है। ध्यान रखना, नॉच आपके 5 प्रकार की होती है। पहला होता है स्ट्रेट नॉच अथवा स्लिट। स्ट्रेट नॉच को हम लोग स्लिट भी कहते हैं। स्ट्रेट नॉच क्या होती है? स्ट्रेट कट मेड फ्रॉम द एज ऑफ द सीट टू डिस्टेंस वेयर इट इज टू बी वेंट इज नाउन एज स्ट्रेट नॉच। यानी कि आप देखेंगे जब हम लोग किसी सीट को एकदम स्ट्रेट काटते हैं, एकदम स्ट्रेट काटते हैं, कैसा बनाने के लिए? स्क्वायर फॉर्म में बनाने के लिए स्ट्रेट काटते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट नॉच। नेक्स्ट हो जाएगी हमारी स्क्वायर नॉच। ये 90 डिग्री में की जाती है। अ स्क्वायर नॉच इज यूज्ड व्हेन फॉर्मिंग अ स्क्वायर और रेक्टेंगल बॉक्स। यानी कि जब हम लोग किसी भी रेक्टेंगल बॉक्स में से स्क्वायर टाइप का कोई चीज़ काट लेते हैं या रेक्टेंगल टाइप का कोई चीज़ काट लेते हैं तो इस नॉच को हम लोग क्या बोलते हैं? इस नॉच को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर नॉच। तीसरा हमारा जाता है स्लैंट नॉच। तो स्लैंट नॉच क्या हो जाती है? दिस नॉच इज कट एट एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द कॉर्नर ऑफ द सीट। इट इज़ यूज्ड व्हेन अ सिंगल हैम मीट्स टू राइट एंगल। जब हम लोग किसी सीट के कॉर्नर पे 45 डिग्री का कट मार्क लगा देते हैं तो ये 45 डिग्री का जो कट मार्क होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैंट नॉच। अगला जाएगा हमारा वी नॉच। वी नॉच क्या होती है? जब हम लोग किसी भी चीज़ को वी टाइप से काट देते हैं, लगभग सेंटर लाइन से 45 डिग्री इस तरफ, 45 डिग्री इस तरफ, तो वी शेप में जब हम लोग काट देते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? वी नॉच। अगला है हमारा वायर नॉच। तो वायर नॉच के लिए हम लोग क्या करते हैं? जब भी किसी भी सीट के कॉर्नर को जब हमको क्या करना होता है? पक्का करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? 30 डिग्री पे हम लोग एक नॉच काटते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? वायर नॉच। तो इस टाइप से आपका 150 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। यहाँ पे सक्सेस जोन के 150 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, जो कि आपके एनसीएल एग्जाम और इसरो वीएसएस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को अभी भी लाइक नहीं करें तो वीडियो को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, ताकि आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें और अपनी लाइफ में हमेशा आप लोग आगे बढ़ें। और ध्यान रखिए, अभी जो आपका टाइम चल रहा है ये आपका स्ट्रगल टाइम चल रहा है। कौन सा टाइम है? स्ट्रगल टाइम। स्ट्रगल टाइम आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम होता है। बेस्ट पार्ट, सबसे बेस्ट पार्ट, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं,
आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट वही होता है जब आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक टाइम होता है जहाँ पे आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अनुभव सीख लेते हैं, काफ़ी कुछ अनुभव सीख पाते हैं जो आपको लाइफ में आगे चलकर काम आता है। स्ट्रगल करना ही, जब आप स्ट्रगल जितना ज़्यादा करेंगे, यानी कि जितना ज़्यादा आपका प्रयत्न होगा, जितना ज़्यादा आपका प्रयत्न करेंगे आप, उतना ज़्यादा आपको जीत की खुशी आपको बाद में प्राप्त होगी। तो इस तरह से आप लोग लगातार सक्सेस जोन के साथ जुड़े रहें, बने रहें।